हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज से आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसका ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। और मैथ का, जीएस का और रीजनिंग का और हिंदी का, चारों का अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाए हैं और प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका ये मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद में आपके रीजनिंग के जाएंगे, फिर आपके जीएस, फिर आपका हिंदी का। इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलेगी। तो आपका फिलहाल पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 18, 24 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से इस पर बचता है। देखिए इसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है कि जो संख्या दे रखी है 18, 24 और 36, उसका एलसीएम निकाल दीजिए और 3 को जोड़ दीजिए। क्योंकि संख्या क्या है, छोटी छोटी है, तो आपको पता है कि 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 72। तब 72 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका 75। इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 75 बन जाएगा। लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं तो क्या करते हैं, फिर हम उसका फिर डिविजन, जो आपका विभाज्यता वाला नियम होता है, उसको लगा के इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, यदि किसी प्रैक्टिस सेट में इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 75 बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्योंकि संख्या छोटी छोटी है, आप निकाल भी सकते हैं। फिलहाल एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का, वो देखिए आप। जैसे आपकी संख्या दे रखी है 18, 24 और 36। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आप इसके मैक्सिमम, मतलब बड़े से बड़े जो फैक्टर होते हैं उनमें तोड़ लीजिए, जो कि आपका सब में कॉमन हो। जैसे कि आपका 6 गुणा 3, 6 गुणा 4, एक होता है 6 गुणा 6। ठीक है, तो इनमें सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन है 6। तो 6 लिख लीजिए। बाकी बचा कितना बचा आपका, 3 बचा, 4 बचा और 6 बचा। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। 12 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए 18, 24 और 36 का एलसीएम लेना है। तो देखिए इनमें क्या, जो सबसे बड़ी संख्या देखिए आप, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 36 है। तो क्या 36 18 से कटता है, तो कटता है, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। बाकी बचा कितना, 24 और 36 बचा। अब जो बड़ी संख्या है, आप उसका क्या करना है, आपको उसका डबल करना है, यानी कि पहाड़े पढ़ने हैं। तो 36 का गुणा एक में करेंगे, 36 आएगा। 36 दूनी 72। अब देखिए क्या 72 24 से कटता है, तो आप कहेंगे कटता है। तो जो जब आपका यहाँ पे कट जाए, वही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी संख्या कट गई और ये भी संख्या कट गई, तो जो बच्चा आपका फिर वही क्या होगा, एलसीएम होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको ठीक लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 75 बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर 9 शेषफल बचता है। जब उस संख्या के वर्ग को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 18 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 9। तो संख्या के वर्ग को जब 9 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जो शेषफल बचाता है उसका वर्ग करना पड़ेगा। शेषफल यानी कि 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9। तो जब हम संख्या के वर्ग को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, संख्या का वर्ग कितना हो गया, 9 गुणा 9। तो इसको जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 13 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 13 है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए 13 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 13 है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा। 13 लगातार संख्या दे रखी है, उनका पूर्णांक योग कितना है, तो योग दे रखा है 13। तो आपको पता है कि जो लगातार क्रमांक संख्या दे रखी हो तो उनका औसत बराबर क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो ये 13 लगातार संख्या है तो उनका औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा, औसत बराबर होता है, आपको पता ही, वो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना है, 13 ही दे रखा है और संख्या भी कितनी है, 13 ही है। तो औसत कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब जो 13 लगातार संख्या दे रखी है उनमें जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, तो बीच वाली संख्या होगी 1। इसका मतलब यदि 6 संख्या इस तरीके से आगे दे रखी हैं और 6 संख्या इस तरीके से बाद में दे रखी हैं, तो जिसकी जो बीच वाली संख्या होगी ये वाली, वो कितनी होगी, तो वो संख्या होगी 1। ठीक है, पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या है। क्योंकि ये संख्या क्या है, लगातार है, तो हर एक में कितने कितने गैप होगा, तो एक एक का गैप होगा। तो जब एक एक का गैप होगा तो जब एक आपका पूर्ण, सॉरी, एक आपका क्या है, औसत है, यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो 1 है। इससे वाली पहले जो वाली जो संख्या होगी उससे 1 कम होगी, यानी कि 0 होगी। इससे पहले वाली संख्या -1 होगी, -2 होगी, फिर -3 होगी, -4 होगी, कितनी होगी, -5। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसमें -5। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, यदि आपको एवरेज पता चल गया, यानी बीच वाली संख्या है वो आपको पता चल गई, तो आपको 6 संख्या पहले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 घटा दीजिए, एक में से
6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो कितना होगा, माइनस के 5 होगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछना है तो कितना होगा, तो बड़ा पूछना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस के 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। मोहन तथा सोहन क्रम से 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टहलते हैं। अगर मोहन दक्षिण की ओर जाता है और सोहन पूरब की ओर जाता है, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक मोहन है एक सोहन है, एक जाता है पूरब की ओर, एक जाता है दक्षिण की ओर। ठीक है, पूरब की ओर कौन जाता है, तो पूरब की ओर जाता है सोहन। ये कौन है, ये सोहन है, ये है आपका मोहन। सोहन जाता है किस स्पीड से, सॉरी मोहन जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने घंटे से टहलते हैं, 6 घंटे के बाद। तो एक घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। और ये क्या है, जो सोहन है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो 6 घंटे बाद कितनी दूर पहुंच जाएगा, तो 6 घंटे के बाद पहुंच जाएगा 6 × 1.5 यानी कि 9 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसका ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर यानी कि यदि हम इसको x मान लें या फिर k मान लें, तो k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है अंडर में आधार का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग। कितना हो जाएगा, अंडर में 9 का वर्ग कितना होता है 81, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा आपका अंडर में 81 + 36 कितना होता है 117। 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 13, वो 13 नंबर कितना होता है 117 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना जाएगा 3 भाग बचेगा कितना, अंदर अंदर कितना बचेगा 13। इसका आंसर कितना आएगा 13, 3√13 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने नए त्रिभुज की परिमाप का प्रारंभिक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या हुआ, अनुपात बताना दोनों का। देखिए ये आपका क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज है, ये शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है। फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। जैसे इसके सम्मुख की भुजा कौन सी है, ये वाली। इसके जब समांतर हम इसके शीर्ष से रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही कह रहा है इस शीर्ष से इसके समांतर खींचिए, तो ये रेखा इस तरीके से खींचेगी, क्लियर। फिर कह रहा है कि इस शीर्ष से इसके समांतर रेखा खींचिए, तो ये जो रेखा खींचेगी वो इस तरीके से खींचेगी, इस तरीके से खींच जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है कि ये जो त्रिभुज बना है बड़ा वाला त्रिभुज और ये जो अंदर वाला छोटा वाला त्रिभुज है, इसकी जो परिमाप होगा, दोनों की परिमाप का अनुपात बताना है आपको। तो आप जरा ये बताइए, यदि हम इसके अंदर वाली भुजाओं को मान लें कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा कितनी है सी है, तो जब हम इस तरीके से त्रिभुज बनाते हैं, इसके समांतर जो रेखा के समांतर शीर्ष बिंदु से जब हम कोई रेखा खींचते हैं और इस तरीके से जब त्रिभुज बनता है, तो ये वाली जो भुजा बनती है, ये वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा कितनी होती है, डबल होती है। तो यदि ये सी है तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2c होती है। यदि ये ए है तो इसके सामने भुजा ये कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यदि ये वाली बी है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम अंदर वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की बात, बाहर वाले त्रिभुज की बात करें, परिमाप कितनी हो जाएगी, बड़े वाले त्रिभुज की परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कितनी है इसकी, 2a + 2b + 2c, 2a + 2b + 2c। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा a + b + c। ठीक है, यदि हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करें इसकी, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, इसकी परिमाप हो जाएगी आपकी तीनों भुजाओं का योग यानी a + b + c। अब पूछा क्या, दोनों के परिमाप का अनुपात पूछा है, दोनों की परिमाप का अनुपात पूछा है। अनुपात क्या, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा तो a + b + c बटे में ये a + b + c। इससे कट जाएगा एक बार, इससे कट जाएगा आपका 2 बार, ऊपर आ जाएगा 2 बटे में आ जाएगा 1। अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट है। एबीसी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त हुआ,
शेष लाभ बी को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ए को कितना लाभ हुआ है, ए बी सी 3 लोग हैं। ए को कितना लाभ हुआ है, तो ए को हुआ है 3/5। इस 3/5 का मतलब क्या, यदि कुल लाभ 5 था तो जिसमें से ए को कितना मिला, ए को मिला 3। ए को कितना मिल गया, ए को मिल गया 3। बचा कितना, 5 में से 3 ए को मिल गया, बचा कितना, 2 भाग मिला। और 2 भाग में बराबर बांट लिया किसने, बी और सी ने बराबर बांट लिया। कितना कितना बांटा हुआ, 2 का आधा आधा, यानी कि 1 1 बांटा हुआ। 1 भाग मिल गया ए को, बी को, 1 भाग मिल गया सी को, यानी कि तीनों के भागों का जो अनुपात निकल के आ गया वो क्या आ गया, 3:1:1। क्लियर। अब बोला कि जो सी को ए से कितना कम मिला है, 400 रुपये कम मिला है। लेकिन यहाँ पे कितना मिला है अनुपात की दृष्टि से, तो सी को जो ए से कम मिला है वो 3-1 यानी कि 2 कम मिला है। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए कम मिला है, तो 400 रुपये कम मिला है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/2 यानी कि 200 रुपये। पूछा क्या है, कुल लाभ, तो कुल लाभ है कितना, 5। कुल लाभ कितना था, 5 था, क्योंकि 3 और 1 4 और 1 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 गुणा 5 यानी कि 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरी संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो संख्याओं का अनुपात बताइए। मान लीजिए पहली संख्या कितनी है आपकी, 4 है, 4:5 दे रखा है, तो पहली संख्या क्या है, 4 मान लेते हैं। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। तो 4 का 20% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का डायरेक्ट 120% हो जाएगा। और दूसरी कितनी है, 5 है, कितने परसेंट कमी कर रही है, 20% कमी करें, तो 20% कमी का मतलब क्या, तो क्या होता है, डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए। बस दोनों का अनुपात निकालना है आपको, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। और 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 4 से 4 खत्म, ऊपर बचा 6, नीचे बचा आपका 5। कितना आ गया, 6:5। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने तथा तांबे का क्रमशः सोने तथा तांबे क्रमशः कितना है, 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाई जाती है। तो मिश्र धातु में सोने का और तांबे का अनुपात बताइए। देखिए दोनों की समान मात्रा को मिलाया जा रहा है। देखिए पहली जो धातु है इसमें गोल्ड और कॉपर दोनों का जो रेशियो वो कितना है, 5:3 है। और दूसरी धातु इसमें कितना रेशियो है, तो 5:11 है। अब दोनों धातुओं की समान मात्रा मिलाई जाती है, लेकिन इसमें मात्रा है कितनी, तो पहली धातु की मात्रा कितनी है, 5 और 3 8 है, यूनिट है कुल। इसकी कुल मात्रा कितनी है, 5 और 4 है 16। कुल मात्रा है 16, लेकिन मिलाई कितनी जानी चाहिए, समान मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो इसको समान करेंगे, तो ये 8 है, ये 16, समान कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो ये भी 16 हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। यानी जो पहली वाली धातु है उसमें भी क्या हो गया है, उसकी मात्रा भी 16 होगी और दूसरी वाली उसकी मात्रा भी 16 ही है। अब क्या है, इनको मिला देना आपस में। तो जो पहली धातु थी उसमें गोल्ड कितना है, 10 है, और दूसरी धातु में गोल्ड कितना है, 5 है। कुल मिला के गोल्ड कितना हो गया, 10 + 5 यानी कि 15। कॉपर कितना है, तो पहली में 6 है, दूसरी में 11 है। कुल मिला कितना हो गया, 6 + 11 यानी कि 17। जो तीसरी धातु बनेगी सी, उसमें जो अनुपात बनेगा गोल्ड और कॉपर का वो कितना बनेगा, 15:17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि कब होगी, जब कोई व्यक्ति नया आने वाला है, जो जो भी नया व्यक्ति आएगा और उसके आने से वृद्धि हो रही है, तो उसका मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा होगा उसकी औसत आयु जो पहले औसत आयु होगी उसके बराबर तो होगी, प्लस जो एक्स्ट्रा आया है वो भी उसमें जुड़ेगा। तो जो नया व्यक्ति आया है, आपसे पूछा गया नए विद्यार्थी औसत आयु पूछिए, तो जो नया व्यक्ति आए हैं 10, तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष तो होगी, प्लस कितना और एक्स्ट्रा होगी, तो 0.2 की वृद्धि हो रही है 10 व्यक्तियों के आने से। तो कुल व्यक्ति अब कितने हो गए, 40 + 10 यानी कि 50 व्यक्ति हो गए। और हर एक केस में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.2 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 0.2 की जो औसत वृद्धि हो रही है वो सब पे तो हो रही है, तो 0.2 की वृद्धि हो रही है 50 पे।
यानी कि 0.2, 50 इंटू 0.2 कितना होता है 10, यानी कि कुल मिला के 10 वर्ष की वृद्धि हो रही है। कितने लोगों पे? तो 50 लोगों पे वृद्धि हो रही है। ये 10 लोगों की वृद्धि किसकी वजह से हुई? तो इस 10 लोगों की वजह से हुई। ठीक है, यानी जो 10 लोग आए हैं नए, वो 15 वर्ष जो औसत आयु थी उतना तो लेके आए होंगे, प्लस कितना एक्स्ट्रा लेके आए होंगे? 10 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी आए उनकी औसत आयु कितनी हुई? 15 प्लस 10 वर्ष कितने पे एक्स्ट्रा है? तो 10 की वजह से एक्स्ट्रा है, तो 10 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1। यानी कि जो 10 व्यक्ति नए आए हैं उनकी औसत आयु 15 जो पहले के उसके बराबर तो होगी, प्लस 1 की वृद्धि और होगी उसमें, कितना हो जाएगा? तो 16 वर्ष। ठीक है, तो जो नए 10 व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष होगी। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक घनी पासे के सभी 6 फलकों पर प्रदर्शित होने वाली 1 से 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 6 तक की संख्या दे रखी है, यानी कुल मिलाकर आपसे 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का योग पूछा है। 1 से लेकर 6 तक की क्रमांक संख्याओं का योग, सॉरी योग नहीं, औसत औसत पूछा है। तो n प्राकृतिक संख्याओं की का औसत के बराबर क्या होता है? 1/, तो n+1, ये तो होता है औसत का फॉर्मूला। n यहाँ पे कितनी है? 6 संख्या है, तो 1/, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। 2 से 7 काटिए, कितनी बार कटेगा? 3.5 बार। तो जो आपका जो औसत निकलेगा 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का, वो कितना निकलेगा? 3.5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 3.5। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए और 6 से भाग कर लीजिए, तब भी 3.5 ही आएगा। ठीक है, 21/6 यानी कि 3.5। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत है, रनों का कोई औसत है। ठीक है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? तो देखिए, जो 9वीं पारी में जो उसने 100 रन बनाए, उसमें क्या हो रहा है? उसे उसके 9 रनों की वृद्धि हो गई। तो उसकी जो कुल मिला के कितनी पारी हो गई? 8 पारी पहले से थी, 1 पारी इसने बाद में खेली। कुल मिला के जो 9 पारी हैं, 9 पारियों में की वजह से क्या हो रहा है? 9वीं पारी की वजह से क्या हो रहा है? 9 रन की वृद्धि हो रही है। तो उसके द्वारा जो 9 रन की वृद्धि हो रही है, वो 9 पारियों में, यानी कि 9 गुणा 9, यानी कि 81 जो रन है बनाए उसने, 81 जो रन है उसके, वो किस में चले गए? तो एवरेज को 9 की वृद्धि को मेंटेन करने में चले गए। बचे कितने? तो 100 में से 81 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 रन हो जाएगा। तो ये 19 जो निकल के आएगा, ये क्या निकलेगा? 9वीं पारी से पहले का औसत। 9वीं पारी से पहले का औसत, यानी 8 पारियों के बाद जो औसत था वो कितना था? तो 19 था। अब औसत में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 9 की वृद्धि हुई है, तो अब औसत कितना हो जाएगा? नया औसत 19 + 9 कितना होता है? 28। ये नया औसत कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो 100 रन बनाए है उसने 9 पारी में, 9वीं पारी में, तो उसमें से 100 में से जो 9 की रन की वृद्धि हो रही है 9 पारियों पर, यानी कि 9 गुणा 9, तो यानी कि 81 रन उसके किस में चले गए? इस 9 की वृद्धि को मेंटेन करने में चले गए। बचे कितने? बचे 19 रन। तो ये जो 19 रन बचेंगे, ये किसके बराबर होंगे? जो 9वीं पारी से पहले का औसत होगा उसके बराबर होंगे। तो 9वीं पारी से पहले का औसत कितना हो जाएगा? 19। पूछा क्या? नया औसत पूछा है, तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा? उसमें 9 की वृद्धि हो जाएगी, 19 + 9 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। 60 रुपए में 20 के भाव से, 60 रुपए में 20 के भाव से मतलब 20 संतरे कितने रुपए के? 60 रुपए के। तथा उसने ही उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। 30 संतरे 60 रुपए खरीदता है ना, और उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। तो उसका लाभ या अथवा हानि की परसेंटेज बताइए, है ना। तो देखिए, उसने 20 संतरे कितने खरीदे? तो 20 संतरे उसने खरीदे 60 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ से एक संतरा कितने का पड़ जाएगा? 60/20, यानी कि 3 रुपए का एक संतरा पड़ जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर उसने 30 संतरे कितने खरीदे? तो 30 संतरे खरीदे उसने 60 रुपए के। तो यहाँ से एक संतरा कितने का पड़ गया? 60/30, यानी कि 2 रुपए का एक संतरा पड़ गया। तो कुल मिला के एक संतरा यहाँ पे 3 रुपए का पड़ रहा है, एक संतरा यहाँ पे 2 रुपए का पड़ रहा है। तो कुल मिला के एक और एक 2 संतरे कितने के पड़े? तो 3 और 2 5 रुपए के पड़ गए। तो एक संतरे का क्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5 रुपीज, यानी एक संतरा उसको 2.5 रुपए का पड़ेगा औसत। ठीक है, अब वो देखिए, अब वो क्या कह रहा है? अब उसने वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25, यानी कि 25 संतरे कितने के बेच रहा है? 60 रुपए के बेच रहा है।
कितने का बेच रहा है, तो 60 रुपये बेच रहा है। तो उसने एक संतरा कितने का बेचा, एक संतरा बेच दिया 60/25, यानी कि 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, यानी 2.4 रुपीज का उसने बेच दिया एक संतरा। लेकिन एक संतरा कितने का खरीदा था, तो 2.5 रुपये का खरीदा था। तो जब 2.5 रुपये खरीद रहा है और 2.4 का बेच रहा है, इसका मतलब उसे हानि हो रही है, कम में बेच रहा है तो हानि कितने की हो रही है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, यानी कि 2.5 माइनस के 2.4। तो हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 0.1 की। ठीक है, 0.1 की हानि हो रही है। अब कितने पे हो रही है हानि, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, यही फॉर्मूला होता है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 चौक 100, 4 एकम 4, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। देखिए उसे लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दूध में पानी या नमूना दूध मिला रहा है। ठीक है, सैंपल दूध जो होता है वो मिला रहा है। तो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का। आपको पता है कि 10% का जो भिन्न रूप होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 10 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो शुद्ध दूध है वो कितना है, 50 किलोग्राम है। तो जो ये लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो नमूना दूध मिला रहा है। तो 10 रुपये पे कितना नमूना दूध मिला रहा है, 1 यूनिट मिला रहा है। 10 यूनिट पे कितना मिला रहा है, 1 यूनिट मिला रहा है। लेकिन 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम, यानी इसका 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 किलोग्राम। यानी यदि शुद्ध दूध 10 यूनिट है तो नमूना दूध कितना, 1 यूनिट, क्योंकि नमूना दूध की वजह से ही तो लाभ हो रहा है उसको, तो शुद्ध दूध की वजह से थोड़ी हो रहा है। तो जब 10 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 किलोग्राम। इसका मतलब वो नमूना दूध कितना मिला रहा है, नमूना दूध का मतलब पानी कितना मिला रहा है, तो पानी कितना मिला रहा है, वो 5 किलोग्राम मिला रहा है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, रीता ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने उसको 16,800 में बेच दिया और 800 रुपये का लाभ भी कमा लिया। तो सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, सेट का अंकित मूल्य पूछा है। तो चला ये बताइए, रीटा ने एक टेलीविजन को कितने रुपए में खरीदा था, उसने 16,800 रुपये में बेचकर 800 का लाभ कमा रही है। तो उसने खरीदा कितने का होगा, तो उसने खरीदा होगा 16,800 माइनस के 800, यानी कि 16,800 में से यदि हम 800 रुपये का उसका लाभ घटा दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी कि 16,000 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो रीटा है उसने 16,000 में वो सेट खरीदा होगा। ठीक है, और उसने वो सेट कितने रुपए अंकित मूल्य की छूट पर खरीदा था, तो 20% की छूट पर खरीदा था। तो इसको देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना 16,000 कैसा है, क्योंकि उसने 16,800 में जब वो बेच रही है तो उसे 800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा, तो 16,800 माइनस के 800, यानी कि 16,000 में उसने खरीदा होगा। अब ये जो खरीदा है उसने वो कितने परसेंट छूट पर खरीदा है, तो 20% की छूट पर खरीदा है। और 20% का आपको भिन्न रूप तो पता ही होगा, फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 1/5, यानी 5 रुपये पे 21 छूट के बाद खरीदा है, तो कितने में खरीदा होगा, 4 में खरीदा होगा। 5 रुपये पे 5 यूनिट पे 1 की छूट मिल रही है, तो कितने में खरीदा होगा, 5 की चीज 1 की कमी पे मिल रही है, यानी कि 4 रुपये में 4 यूनिट में खरीदा होगा। अब 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 16,000 के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 16,000 के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 16,000 बटे में 4 गुणा 5, 4 से 4,000 बार कटेगा, गुणा 5 कर देंगे कितना जाएगा, 20,000। ठीक है, यानी कि जो रीटा ने खरीदा था उसका अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था 20,000। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेशित किया करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपये अधिक उत्पादन देती है। तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, यानी 5% वाली जो है वो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, इसका मतलब 5% वाली जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो देखिए पूछा क्या है, 6% वाली, तो ये हम मान लेंगे 6% पर जो राशि उठाई है वो कितनी है, एक्स है। तो 5% वाली कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस के एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब 5% वाली ज़्यादा निवेश दे रही है, इसका मतलब तो
देखिए तो 10,000 माइनस के x का 5 जो % होगा और जो x का 6% होगा कितना अधिक है, वो अधिक है आपका 76.50। ठीक है, कितना अधिक है 76.50 अधिक है। ठीक है, इसके 5%, इसके 6%, दोनों में अंतर कितना है 76.5% का अंतर है, तो 76.5 का अंतर है। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएगा, मल्टी में कितना जाएगा, मल्टी में जाएगा 100। इस 100 से इस 100 से ये 100 खत्म, ऊपर बचेगा आपका 5 इंटू 10,000 यानी कि 50,000 बचेगा, माइनस के 5x और माइनस के 6 इंटू एक्स यानी कि 6x बराबर 7650। ठीक है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11x, और 11x इधर आएगा तो प्लस के 11x हो जाएगा, वही प्लस के 7650 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 50,000 में से आपको कितना घटाना है 7650 हटाना है। तो कितना बचेगा आपका इधर, तो ये हो जाएगा आपका 0 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर आपका 4 बचेगा, तो 5 बचेगा, और फिर 8 में से, सॉरी 10 में से 5, फिर 9 में से 6 3, ठीक है, फिर 49 में 7 गया तो 42 बचेगा। ठीक है, 4250, जीरो तो है ही आपका, बराबर 11x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42,500 बट्टे में 11, 11 से काटिए तो 11 या 33, 9 बचे, और 11 अट्ठे 88, 5 बचे, और 11 पंजे 55। ठीक है, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए। 50,000 में जब हम 7650 कटाएंगे कितना बचेगा, जीरो का जीरो, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, और फिर 9 में 6 गए तो 3 आएगा, 42,350 बचेगा। ठीक है, डाउट तो हो रहा था। देखिए अब काटिए, 11 या 33, 9 बचेंगे, फिर 11 88, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55। ठीक है, तो कितने रुपए निवेश किए थे उसने 6% वाली दर पे, तो किए थे उसने 3850। ऑप्शन नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 24-20 और 3 वर्ष में 26-62 रुपए होती है, जबकि वार्षिक ब्याज रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए जब 2 वर्ष का आपको वो दे रखा हो, आपको मिश्रण दे रखा हो, तब आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि A2 अपॉन में A1 बराबर होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर N2 माइनस के N1। देखिए A2 क्या है, दूसरा मिश्रण, A1 क्या है, पहला मिश्रण, N2 क्या है, दूसरा वर्ष, और N1 क्या है, पहला वाला समय। ठीक है, आर हमें निकालना है, तो A2 दे रखा है आपको 26-62, A1 दे रखा है आपको 24-20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, N2 दे रखा है 3, N1 दे रखा है आपका 2। ठीक है, आगे देखिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 26-62 बट्टे में 24-20, इधर बचेगा आपका 3 माइनस के 2 यानी कि 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 26-62 बट्टे में 24-20 माइनस का 1 बराबर आर बट्टे में 100। ठीक है, आप देखिए इसका गुणा इसमें होगा, तो 26-62 माइनस के 24-20 बटे में 24-20 ही रहेगा, बराबर आर बटे 100। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 का 2 बचेगा, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, और 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, तो 242 बटे में 24-20 बराबर आर बटे में 100। ठीक है, अब देखिए इससे कितने कटेगा आपका 10 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ ऊपर 1 बचेगा क्योंकि 242 से 242 एक बार कटेगा, और ये 10 बार कटेगा, 10 का गुणा किसमें होगा 1 में, तो आर बराबर आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 10%। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर की तथा सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा। देखते हैं, देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ये कह रहा है कि जब ए बी को 40 मीटर की तथा सी को 70 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है,
एक 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितनी मीटर की परिचालन रियायत देगा। कहने का मतलब इसका ये है कि जब ए 1000 मीटर दौड़ता है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ता है 40 मीटर कम, यानी कि 960 मीटर दौड़ता है। और सी कितना दौड़ता है 70 मीटर की रियायत देने का मतलब क्या है, 70 मीटर आगे से दौड़ेगा, इसका मतलब कितना दौड़ेगा, तो 930 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, ए कितना दौड़ता है 1000, तो बी कितना दौड़ता है 960, तो सी कितना दौड़ता है, तो 30 मीटर दौड़ता है। पूछा कि जब बी 1 किलोमीटर दौड़ेगा या 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी सी को कितने मीटर की रियायत देगा। तो जब बी 960 दौड़ रहा है तो सी को कितनी मीटर की रियायत दे रहा है, तो 960 में से 930 घटाएंगे कितना बचेगा 30। तो जब बी 960 दौड़ेगा तो कितनी मीटर की रियायत दे रहा है सी को, 30 मीटर की। ठीक है, तो जब बी 960 दौड़ेगा तो कितने मीटर की रियायत दी जा रही है बी सी को, 30 मीटर की रियायत दी जा रही है। जब 1 मीटर दौड़ेगा तो 30/960, और जब 1000 मीटर दौड़ेगा यानी 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो कितने मीटर की रियायत देगा, 1000 से गुणा कर दीजिए, 30 गुणा, तो 30/960 गुणा 1000। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 खत्म, 30 3 से कटेगा 32 या 96 होते हैं, 8 से काटिए 4 बार, 8 से कटेगा 125 बार। ठीक है, कितना आ गया 125 बटे में 4, 125 बटे 4 का मतलब कितना होता है, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 1/4, यानी 31 सही 1/4 की रियायत दे देगा। 31 सही 1/4 मीटर की रियायत दे देगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है, किंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय बताइए। समय देखना है इसको, ए को कितना लगेगा। देखिए 2 कंडीशन है इसमें, पहली कंडीशन दे रखी है कि ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है, जब ए आपका 1000 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है, बी दौड़ता है 100 मीटर कम, यानी कि 900 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो यदि ए को कितना समय लग रहा है, तो ए को यदि 30 सेकंड लग रहा है तो बी को कितना समय लगेगा, 20 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब 20 सेकंड उसको ज़्यादा लगेंगे पूरी दौड़ को पूरा करने में। तो बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, t+20 सेकेंड। ठीक है, t+20 सेकंड लगेंगे बी को और टी समय लगेगा ए को। तो हम यहाँ से ए और बी की चाल निकाल सकते हैं। तो ए की स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, ए की स्पीड ए एस बराबर हो जाएगा आपका, स्पीड बराबर क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 1000, समय कितना लग रहा है इसको, टी सेकंड का समय लग रहा है। और ए सॉरी बी एस यानी बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि 900 बट्टे में t+20। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, अब आपको आ रही होगी। अब आगे देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि ए बी को 25 सेकंड का प्रस्थान रियायत दे देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। ठीक है, बी कितने मीटर से जीत जाता है, 50 मीटर से। बी 50 मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब क्या है कि जब बी 1000 मीटर चल रहा होगा तो ए कितना चल रहा होगा, 50 मीटर कम, यानी कि 950 मीटर चल रहा होगा। और जो बी को जो समय मिल रहा है वो 25 सेकंड की रियायत मिल रही है। 25 सेकंड की रियायत का मतलब क्या होता है, उसे 25 सेकंड का अतिरिक्त समय मिल रहा है। ठीक है, 25 सेकंड का उसे अतिरिक्त समय मिल रहा है। तो देखिए दूसरी कंडीशन में बी का समय बराबर क्या होता है, बी को समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। बी की दूरी कितनी है 1000 मीटर और बी की चाल कितनी है, तो 900 बट्टे t+20, जो कि आपको दे रखे ऊपर। ठीक है, 900 बटे में t+20। ठीक है, और ए का समय कितना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 950 बटे में ए की चाल कितनी है, तो 1000 बटे में टी। ठीक है, और दोनों के समय का अंतर कितना है, 25 सेकंड का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, 25 सेकंड का अंतर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो आपको पता है कि जो बटे में t+20 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा होकर चला जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा ये 19 बार, 5 से कट जाएगा आपका ये 20 बार। तो यहाँ बचेगा आपका 10 बटे में 9, और जो बटे में t+20 है ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, इधर देखिए यहाँ कितना बचेगा 19 बटे में 20, बटे में टी था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 25 की। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10/9 का गुणा टी में करेंगे कितना आएगा, 10/9 टी आ जाएगा, प्लस
10/9 गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, तो 20 दाई 200/9, इधर आ जाएगा आपका 19t/20। ये किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। टी वाले के पास ले आइए, तो 10/9 t माइनस के 19/20 t, और ये आपका 25 है, ये आपका जो प्लस मतलब जो बिना डी वाली संख्या है उसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 200/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 20 गुणा 10 कितना होता है 200। ठीक है, अच्छा टी कॉमन है दोनों में, तो टी बाहर ले लीजिए। 20 गुणा 10 कितना है 200, माइनस 19 गुणा 9 कितना हो जाएगा 171/में 20 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9 गुणा 20। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, बटे में इन दोनों का गुणनफल, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। बराबर इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 9 225, माइनस यहाँ बटे में 1 मान सकते हैं, 1 गुणा 200 यानी कि 200, बटे में 1 गुणा 9 यानी कि 9। ठीक है, इस 9 से ये वाला 9 खत्म हो जाएगा। इधर देखिए ऊपर कितना बचेगा, 200 में से 1 से कितना हटाएंगे तो बचेगा 29, कितना बचेगा 29 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 20 बचेगा, टी तो आपका है ये बराबर 225 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से टी बराबर कितना मिल जाएगा आपको, तो टी बराबर मिल जाएगा 25 बटे वाला 20 इधर चला जाएगा गुणा में, ये आ जाएगा आपका नीचे 29, 25 दूनी 50 यानी कि 500/29 सेकेंड। और टी हमने क्या माना था, टी की वैल्यू कितनी निकल के आई 500/29 सेकेंड, और टी हमने क्या माना था, तो देखिए टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था ए को लगा समय, ए को लगा समय, कितना समय कितनी मीटर की दौड़ में, तो 1000 मीटर की दौड़ में, तो ए को 1 मीटर दौड़ में लगने वाला समय कितना हो जाएगा 500/29 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है आपकी x है। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप ये समझिए कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस मान लीजिए x प्लस और प्लेटफॉर्म की लंबाई 110, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर दूरी उसे चलनी होती है, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होता है। और जब किसी व्यक्ति को या लड़के को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर से दूरी चलनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी है, और यहाँ पे अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। इसका मतलब जो यहाँ पर 30 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पर 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो आपका जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड का समय लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसको प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ रही है, यहाँ पे भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ रही है, तो अपनी लंबाई तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो समय आपको अपनी लंबाई पार करने में यहाँ लग रहा होगा वो यहाँ लग रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे, किसकी वजह से लग रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से लग रहा है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में वो कितना चलती है 110 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी 110/10 यानी कि 11 मीटर चलेगी। 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो 11 मीटर चलेगी। तो जब 30 सेकंड में वो किसी लड़के को पार कर रही है, इसका मतलब क्या, वो अपने लंबाई के बराबर दूरी चल रही है, तो 30 सेकंड में उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 11 गुणा 30 यानी कि 330 मीटर, यानी कि वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलने का मतलब क्या है, वो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, तो उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 330 मीटर। इतना समझाने के बाद ये आप डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे कि उसको 10 यहाँ 30 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ 40 सेकंड का समय लग रहा है, तो 10 सेकंड का समय क्यों लग रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, इसकी वजह से। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 110 मीटर, 10 सेकंड में चलती है 110 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना चलेगी 11 मीटर, तो 30 सेकंड में कितना चलेगी 330 मीटर। 30 सेकंड में चलने का मतलब क्या, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है, तो कितना चलेगी 330 मीटर चल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ वो अलग अलग डाल रहा हूँ, यानी मैथ का अलग डाल रहा हूँ और जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग और आपका हिंदी का अलग डालूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो बनती है फिर एक साथ डालने पर, तो इसलिए फिर अलग अलग करके डाले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ए ने 1600 रुपये में एक पुस्तक खरीदी, ए ने इसे 10% की हानि पर बी को बेच दिया और बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने यह पुस्तक
कितने रुपए में खरीदी होगी। तो या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए कि ए ने कितने में खरीदी थी, 1600 में खरीदी थी, और ए ने बी को कितने में बेची थी, 10% की हानि पर, यानी कि बी के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1600 का 90% होगा। ठीक है। अब बी सी को कितने पे बेच रहा है, 20% की हानि पर, तो सी के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, इन सब का भी 80% होगा। ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 9 8 72 और 2 6 12। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 गुना 72, 16 गुना 72, 16 दूनी 32 और 16 7 112, 112 और 3 115, यानी कि 1152 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि आपका मैथ का था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।